इस मूवी के स्टार्ट में हम सोजो नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक फॉर्मर डिटेक्टिव था और अब एक प्रोजेक्ट साइट पे फोरमैन के तौर पे काम कर रहा था। सोजो ने जब से पुलिस फोर्स से रिटायर होने का फैसला किया था तब से उसकी लाइफ भी वैसे ही आम सी लाइफ में बदल गई थी, इसलिए उसे अपनी वाइफ मी हियोन के साथ मिलके बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता था ताकि एक दिन वो रेंटेड हाउस को छोड़कर अपने खुद के घर का सपना पूरा कर सके। उस दिन सोजून जब साइट पे काम कर रहा था तो उसे उसका मैनेजर जो अपने ऑफिस में मिलने के लिए बुलाता है, जो कि उसे प्रमोट करके सियोल भेजने और उसकी सैलरी को 20% बढ़ाने और परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट की ऑफर करता है। ये सुनकर सोजून काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो इतने महीनों से अपना घर खरीदने के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा था, इसलिए वो जो की ऑफर फौरन ही एक्सेप्ट कर लेता है। इसी दौरान हम कुछ वर्कर्स को देखते हैं जो कि उसी साइट पे काम कर रहे थे। तभी अचानक से प्लैंक के टूटते ही एक वर्कर नीचे गिरने वाला होता है। फोरमैन होने की वजह से ये सब सोजून की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसलिए वो फौरन से उसकी हेल्प करने लगता है। दूसरी तरफ हम मी हियोन को देखते हैं जिसे सोजून के पुराने दोस्त किम की कॉल आती है जो कि एक लॉयर था। वो मी हियोन को बताता है कि सोजून के एक वर्कर का काम के दौरान एक्सीडेंट हुआ है और उसकी डेथ हो गई है, जिसके लिए सोजून को जेल हो सकती थी, लेकिन ये सब कुछ रिजॉल्व हो सकता था अगर मी हियोन उसके अकाउंट में $60,000 ट्रांसफर कर दे। ये सुनकर मी हियोन जो कि काफी ज्यादा घबराई हुई थी, वो अपने हस्बैंड को जेल जाने से बचाने के लिए फौरन से अपनी सारी सेविंग्स किम के अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोजून उस वर्कर को बचाने में कामयाब हो गया था, यानी कि उसकी डेथ नहीं हुई थी। सोजून जब अपना फोन देखता है तो उसे पता चलता है कि मी हियोन ने उससे कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की है, इसलिए वो फौरन से उसे कॉल बैक करता है। मी हियोन फौरन से उसकी करंट कंडीशन और उसके दोस्त किम के बारे में पूछती है। मी हियोन को जब पता चलता है कि सोजून ठीक है और किम नाम का उसका कोई भी दोस्त नहीं है तो उसे रियलाइज हो जाता है कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है, इसलिए वो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती है और रिपोर्ट करने के लिए फौरन से बैंक की तरफ भागती है। लेकिन वो स्कैमर्स इससे पहले ही सारा पैसा निकाल लेते हैं और जब मी हियोन बैंक पहुंचती है तो अब काफी देर हो चुकी थी, इसलिए अब उसका अकाउंट ब्लॉक करने का भी कोई फायदा नहीं था। ये सुनकर वो बिल्कुल टूट जाती है क्योंकि अब उसे रियलाइज हो चुका था कि वो सारा पैसा जो कि वो अपने हस्बैंड के साथ मिलके सेव कर रही थी अब गायब हो चुका था। मी हियोन अब इसकी रिपोर्ट पुलिस में करती है, लेकिन उनके लिए भी उन स्कैमर्स को ट्रैक करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। मी हियोन जब डिसअपॉइंट होकर घर जा रही थी तो रोड क्रॉस करते हुए उसे फिर से किम की कॉल आती है। मी हियोन उससे उसके पैसे लौटाने की भीख मांगती है, लेकिन किम को इस चीज का कोई दुख नहीं था, बल्कि वो अपने किए पे काफी ज्यादा खुश था, जिसकी वजह से मी हियोन शॉक्ड हो जाती है और तभी एक कार आके उसे हिट कर देती है, इसलिए उसे फौरन से हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ सोजून भी उसके साथ था। कुछ देर बाद सोजून को जो की कॉल आती है जो कि अपनी लापरवाही की वजह से उससे माफी मांगता है। ये सुनकर उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, इसलिए वो जो से मिलने उसके ऑफिस पहुंच जाता है जहां उसे पता चलता है कि उसकी तो डेथ हो चुकी थी। उसी शाम जो के फ्यूनरल के दौरान बहुत से वर्कर्स जो की लापरवाही के कारण नाराज थे, यानी कि ये फ्रॉड सिर्फ सोजून और उसकी वाइफ के साथ नहीं हुआ था बल्कि उस साइट पे काम करने वाले बाकी वर्कर्स भी इस स्कैम का शिकार हुए थे। कुछ देर बाद एक वर्कर गुस्से में वहाँ आता है और अपने पैसों की डिमांड करता है क्योंकि उसे अपने बेटे की सर्जरी के लिए उन पैसों की जरूरत थी। वो आदमी जब सोजून को वहाँ देखता है तो उसे याद आता है कि वो एक फॉर्मर पुलिस ऑफिसर था, इसलिए वो फौरन से उन स्कैमर्स को ढूंढने में उसकी हेल्प करने का कहता है, लेकिन सोजून बिल्कुल चुप था। अगली सुबह सोजून एक एम्प्लॉय से इस बारे में पूछता है जो कि एक दिन पहले जो के साथ थी। वो औरत उसे बताती है कि जो को एक इंश्योरेंस कंपनी की कॉल आई थी जिसने उसके वर्कर्स के लिए चीप इंश्योरेंस पॉलिसी की ऑफर की थी। उनकी ऑफर सुन के जो काफी ज्यादा खुश हो गया था, इसलिए उसने फौरन से सभी वर्कर्स का डाटा उन्हें दे दिया था। लेकिन तभी उन्हें याद आता है कि कंस्ट्रक्शन साइट पे तो उस टाइम सिग्नल्स नहीं थे, जिसके बाद वो दोनों सीसीटीवी फुटेजेस को चेक करते हैं जहां उन्हें एक सस्पिशियस आदमी दिखाई देता है, लेकिन उसे उस आदमी की गर्दन पे एक टैटू का क्लू मिलता है, इसलिए वो उसकी आइडेंटिटी का पता लगाने के लिए फौरन से कुछ टैटू पार्लर्स पे पहुंच जाता है जहां काफी देर की सर्च के बाद एक आदमी ये एडमिट कर लेता है कि ये टैटू उसी ने बनाया था और जिस आदमी की बॉडी पे उसने टैटू बनाया था वो बुसान में काम करने वाली एक कंपनी का रिक्रूटर था। वो आदमी जिसे सोजून ढूंढ रहा था वो कुछ फॉरेनर्स को इकट्ठा कर रहा था जिन्हें वो चाइना में मौजूद उनके हेडक्वार्टर ले जाने वाला था, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि सोजून चुपके से उन्हें फॉलो कर रहा था। जिसके बाद वो रास्ते में उसकी गाड़ी को अपनी गाड़ी से टक्कर मारता है। सोजून जब उसकी पिटाई करता है तो वो आदमी अपना मुंह खोल देता है और ये एडमिट कर लेता है कि वो पार्क नाम के बंदे के लिए काम करता है। पार्क ने ही उस दिन उसे कंस्ट्रक्शन साइट पे सिग्नल्स को कट ऑफ करने के लिए कहा था। ये जानने के बाद सोजून उसे फौरन से पुलिस
पुलिस के हवाले कर देता है, जिसके बाद वो साइबर क्राइम के हेड पुलिस ऑफिसर क्यू हो से मिलता है, जो कि उन लोगों के लिए एक सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहा था जिनके साथ रिसेंटली फ्रॉड हुआ था। और यहाँ हमें पता चलता है कि इन सब चीजों का हेडक्वार्टर चाइना में है, जहाँ से लोगों को कॉल की जाती है और लोगों की डिपॉजिट की हुई अमाउंट को एक जगह कलेक्ट करने का ऑपरेशन यहाँ कोरिया में होता है, जिसके बाद इन पैसों को चाइना के करेंसी एक्सचेंज ऑफिस में भेजा जाता है, जहाँ उन पैसों को चाइनीज करेंसी में कन्वर्ट करके उस फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन को भेज दिया जाता है। ये सारी डीलिंग कैश में होती है, इसलिए ऑफिशियल ट्रांजैक्शन का कोई रिकॉर्ड नहीं होता, जिसकी वजह से कोई भी इसका सुराग नहीं लगा पाता। सोजुन यहाँ क्यू हो को उसका केस भी जल्द से जल्द हैंडल करने का कहता है, लेकिन क्यू हो का रिस्पॉन्स थोड़ा कैजुअल था, जिसकी वजह से सोजुन काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। दूसरी तरफ हम कैंगचिल नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि अपने फॉर्मर बॉस गोंग का सामना कर रही थी, क्योंकि उसने उसकी कंपनी के पैसे चुराए थे और इससे पहले कि उसका बॉस उसे अपने कुत्ते से कटवाता, तभी वहाँ पे सोजुन पहुँच के उसे बचा लेता है। जिसके बाद सोजुन बगैर किसी देरी के उसे वहाँ आने का अपना पर्पस बताता है और किसी को ट्रैक करने में उसकी हेल्प मांगता है, जिससे हमें पता चलता है कि कोंगचिल असल में एक हैकर थी। पहले तो कोंगचिल ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन सोजुन जब उसे कुछ पैसों के ऑफर करता है तो वो फौरन से उस टारगेट को ढूंढने लगती है और कुछ ही देर में वो उसकी लोकेशन ढूंढने में भी कामयाब हो जाती है। लेकिन अजीब बात ये थी कि उसे 3 अलग अलग जगह मिली थी, जिसका मतलब ये था कि उस टारगेट का ठिकाना अभी भी अननोन था। इसलिए उन्हें लगता था कि शायद ये काम एक से ज्यादा लोगों ने किया हो। इसलिए सोजुन उनमें से एक लोकेशन पे पहुंच जाता है, जहां गार्ड उसे रोक लेता है, लेकिन सोजुन किसी तरह उसे अंदर जाने देने के लिए कन्विंस कर लेता है। अंदर जाते हुए उसे वहाँ एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर दिखाई देता है, जिसके बारे में वो पार्क को बता देता है, जो कि वहाँ का टीम लीडर था। उस पुलिस ऑफिसर के बारे में जानने के बाद पार्क अपने वर्कर्स को वहाँ से भागने का कहता है। इधर पुलिस, जिसे पता चल चुका था कि उनका आदमी पकड़ा जा चुका है, वो जल्दी उस बिल्डिंग में एंटर हो जाते हैं, लेकिन सोजुन की हेल्प से पार्क वहाँ से बच निकलने में कामयाब हो जाता है और उसके पीछे पीछे सोजुन भी वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले कि पुलिस उस तक पहुँचती, पार्क उसे अपनी गाड़ी में बैठा के वहाँ से निकल जाता है। पार्क अब सोजुन से उसके ऑफिस में आने की वजह पूछता है। सोजुन उससे कहता है कि वो उसके पास जॉब के लिए आया था। पार्क उसे अपने पास काम पे रखने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन सोजुन चाहता था कि वो उनकी चाइना वाली ब्रांच में काम करे, क्योंकि यहाँ रहना उसके लिए खतरे से खाली नहीं था। पार्क उसकी बात मान लेता है और उसे शेनयान में अपने एक कोलीग चियोन से मिलने का कहता है, जिसके बाद पार्क उसे एक जगह ड्रॉप करके वहाँ से चला जाता है। सोजुन बाहर आते ही फौरन से पार्क की गाड़ी के बारे में पुलिस को रिपोर्ट करता है। अगले दिन हम देखते हैं कि सोजुन चाइना जाने के लिए एयरपोर्ट पे पहुंच जाता है, जहां उसके साथ कैंगचिल भी थी, जो कि वहां से जाने से पहले उसे एक फेक पासपोर्ट देती है। दूसरी तरफ क्यू हो को ये न्यूज मिलती है कि सोजुन ने पार्क को भागने में हेल्प की थी, लेकिन फिर उसकी कार को पुलिस में रिपोर्ट करने वाला भी वही था। ये सुनकर उसे शक होता है कि सोजुन शायद किसी चीज की प्लानिंग कर रहा हो, इसलिए वो अपने लोगों को उसकी लोकेशन ढूंढने का ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ हम सोजुन को देखते हैं, जो कि शेनयान पहुंच चुका था। वो फौरन ही चियोन को ढूंढना शुरू कर देता है, पर तभी उसे कोई होटल पे वेट करने का कहता है। उसी रात जब वो सोया हुआ था तो चियोन के लोग उस पे हमला कर देते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि वो चियोन को क्यों मिलना चाहता है। सोजुन उन्हें एक्सप्लेन करता है कि वो उसके पास काम के लिए आया है। ये सुनकर चियोन के आदमी सबसे पहले उसकी आइडेंटिटी के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो किसी तरह उन्हें कन्विंस करने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद वो लोग उसे अपने हेडक्वार्टर ले जाते हैं, जहाँ उसे फौरन से काम करने का कहा जाता है, लेकिन सोजुन वहाँ काम करने के बजाय टेलीफोन की केबल निकाल देता है और ऐसे बहाना करता है जैसे वो केबल खुद ही निकल गई हो। चियोन को जब इस बारे में पता चलता है तो वो फौरन उसके पास आके उसे वार्न करता है। ब्रेक के दौरान हम देखते हैं कि एक वर्कर की उसके सुपीरियर्स तारीफ कर रहे थे, क्योंकि वो 6 महीनों के दौरान $3.7 मिलियन कमाने में कामयाब हुआ था। ये सुनकर सोजुन क्यूरियस हो जाता है कि जो सैलरी इन्हें मिलती है वो कहाँ से आती है, लेकिन किसी को भी इस बारे में पता नहीं था, क्योंकि ये सब कुछ 4th फ्लोर पे मैनेज होता था। लेकिन चियोन के अलावा किसी को भी वहाँ जाने की परमिशन नहीं थी। जिसके बाद वो लोग फिर से काम पे लग जाते हैं, जहाँ सोजुन के टीममेट्स उसे हार्ड वर्क करने के लिए इनकरेज करते हैं ताकि वो भी ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके। वो उसे ये भी बताते हैं कि अगर वो स्कैम डिजाइनर टीम, जिसे गॉक नाम का बंदा लीड करता है, उसे ज्वाइन कर लेगा तो वो बड़े आराम से काम कर सकेगा। कुछ ही देर में हम गॉक को देखते हैं, जो कि फोन पे अपने शिकार से बात करते हुए नीचे आता है। गॉक अपने आप को किम के तौर पे इंट्रोड्यूस करवा रहा था। सोजुन जब किम का नाम सुनता है तो गुस्से से उसका खून खोलने लगता है, क्योंकि आखिरकार वो उस आदमी को ढूंढने में कामयाब हो गया था जिसने उनके साथ फ्रॉड किया था और उसकी वजह से ही अब उसकी वाइफ भी कोमा में थी। लेकिन फिर वो अपने आप को
को रोक लेता है। कॉल के बाद गॉक अपने एक वर्कर पे गुस्सा करने लगता है क्योंकि उसने कंपनी के पैसे चुराए थे और इससे पहले कि वो उसे मारता तभी वहाँ पे चियोन आ जाता है और उस वर्कर को आयरन स्टिक से हिट करके जान से मार डालता है। काम के बाद सोजून अपने कोलीग से गॉक के बारे में पूछता है, जो कि उसे बताता है कि गॉक स्कैम डिजाइनिंग टीम का हेड है जो कि हर साल 1.13 बिलियन डॉलर्स कमाता है। दूसरी तरफ पुलिस जो कि सोजून को ढूंढ रही थी वो पार्क तक पहुंच जाती है। वो लोग उससे सोजून के बारे में पूछते हैं लेकिन पार्क उनकी बात का कोई जवाब नहीं देता है, इसलिए वो सोजून को ट्रैक करने के लिए पार्क का लैपटॉप यूज करते हैं और कुछ देर की सर्च के बाद उन्हें पता चलता है कि सोजून शेनयान में है, लेकिन उन्हें उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिलती। अब क्योंकि पार्क का कंप्यूटर उनके हेडक्वार्टर से कनेक्टेड था, इसलिए चियोन को रियलाइज हो जाता है कि पार्क का कंप्यूटर हैक हो चुका है, इसलिए वो अपने लोगों को 40 मिनट्स के लिए अपनी एक्टिविटीज रोकने का ऑर्डर देता है ताकि उनकी हाइडिंग प्लेस का किसी को पता न चल सके। इसी मौके का फायदा उठाते हुए सोजून गॉक के ऑफिस में एंटर होता है और किसी को मारने लगता है, जिससे हमें पता चलता है कि सोजून चुपके से किसी को मॉनिटर कर रहा था जो कि कंपनी का पैसा चोरी करता था। यहाँ सोजून ऐसे बिहेव करता है कि जैसे वो अपनी वर्क प्लेस पे किसी भी तरह की करप्शन बर्दाश्त नहीं कर सकता, ताकि इस तरह वो गॉक को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, जबकि होता भी ऐसा ही है। और इस तरह गॉक के कहने पर सोजून को उसकी टीम में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहाँ काम करते हुए वो जैंग नामी एक वर्कर से मिलता है और काम करने में उसकी हेल्प करने लगता है। इसी दौरान सोजून उससे उस रूम के बारे में पूछता है जहाँ सभी वर्कर्स का पर्सनल डेटा स्टोर किया जाता था। जैंग जो कुछ जानता था वो उसे बता देता है और इस तरह उनकी फ्रेंडशिप स्टार्ट हो जाती है। दूसरी तरफ चियोन को उनके लीडर हुआंग की कॉल आती है, जो कि उससे वहाँ होने वाले रेड के बाद की सिचुएशन के बारे में पूछता है और उसे गॉक से केयरफुल होने का भी कहता है, क्योंकि उसे लगता था कि वो उन्हें धोखा देगा। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि गॉक सोजून को अपने ऑफिस में बुलाता है और अचानक से उसकी टांग पे हिट करता है, क्योंकि उसे शक था कि सोजून उन विक्टिम्स में से एक है जो कि उसके खिलाफ रिवेंज प्लान कर रहे हैं, इसलिए वो उसे उन लोगों से डील ना करने के लिए वार्न करता है। सोजून को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो अपने आप को रोक लेता है ताकि उसकी आइडेंटिटी रिवील ना हो सके। तभी गॉक को हुआंग की कॉल आती है, इसलिए वो सोजून को वहाँ से जाने के लिए कहता है। हुआंग यहाँ गॉक को डांटता है और उसे डिग्रेड करता है और उसे इस बार पहले से बेहतर स्क्रिप्ट डेवलप करने का कहता है, जबकि गॉक इस बात का गुस्सा फोन को तोड़ के निकालता है, जिसके बाद वो अपना बेस्ट स्क्रिप्ट चियोन को देने के लिए अपने एक सबऑर्डिनेट को देता है। दूसरी तरफ सोजून उस टाइम एलिवेटर में गोल्फ बॉल रख देता है जब कुछ एम्प्लॉयज उस एलिवेटर से कुछ चीजें लेकर आते हैं, क्योंकि उसे पता था कि 4th फ्लोर पे जाने का सिर्फ यही एक रास्ता है। जिसके बाद सोजून जब गॉक के ऑफिस के करीब से गुजरता है तो वो गॉक को उसके दूसरे फोन पे बात करते हुए सुन लेता है, जो कि अपने कोलीग मिन से बात कर रहा था, जिससे वो हुआंग पर अपने गुस्से और उस बड़े मिशन का जिक्र करता है जो कि वो करने वाले थे। कॉल के बाद गॉक वो सेलफोन अपने गोल्फ बैग में छुपा देता है। ये सब कुछ देख के सोजून क्यूरियस हो जाता है कि गॉक क्या करने वाला है, इसलिए वो 4th फ्लोर पे जाने का डिसाइड करता है और चियोन के रूम तक पहुंच जाता है, जहां वो चियोन का लैपटॉप खोलता है, लेकिन उसे पासवर्ड का पता नहीं था। तभी चियोन भी वहां आ जाता है, इसलिए सोजून को छुपना पड़ता है। चियोन अपना लैपटॉप खोलता है, लेकिन तभी उसे हुआंग की कॉल आती है, जिसे सुनते हुए वो थोड़ी देर के लिए रूम से बाहर जाता है। इसे मौके का फायदा उठाते हुए सोजून उसके लैपटॉप में एविडेंस ढूंढने लगता है और जब उसे वो मिलती है तो वो फौरन से उसे कैंगचिल को मेल कर देता है। दूसरी तरफ हम कैंगचिल को देखते हैं जो कि गोंग से बच के भाग रही थी। गोंग यहाँ उसे खत्म करने वाला था, क्योंकि अभी तक उसने गोंग के पैसे वापस नहीं किए थे, लेकिन जब उसे सोजून की ईमेल रिसीव होती है तो उसकी जान बच जाती है। कैंगचिल गोंग को बताती है कि वो सोजून का पैसा वापस लाने के बाद उसका डेबिट पे कर देगी। दूसरी तरफ चियोन को रियलाइज होता है कि सोजून मिसिंग है, तो वो फौरन से सभी दरवाजों को लॉक करने का ऑर्डर देता है और खुद उसे ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ सोजून को भी पता चल चुका था कि सब लोग उसे ढूंढ रहे हैं, इसलिए वो छत के रास्ते दूसरी तरफ पहुंच जाता है, जहां उसकी मुलाकात जैंग से होती है, जिसे वो ये सब कुछ सीक्रेट रखने की रिक्वेस्ट करता है। इसके बाद वो टॉयलेट में चला जाता है और ऐसे नाटक करता है कि जैसे वो शुरू से ही यही था। कुछ ही देर में चियोन भी वहाँ आके सोजून को पकड़ लेता है। वो लोग उसे काफी ज्यादा मारते हैं और रूम में लॉक कर देते हैं। अगले दिन कैंगचिल उस जगह पहुँच जाती है जहाँ जाने के लिए सोजून ने उसे कहा था, और उसके साथ गोंग भी था, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि कोई उन्हें फॉलो कर रहा था। दूसरी तरफ गॉक बाकी वर्कर्स के साथ मिलकर हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्रॉड स्टार्ट करता है और $8 मिलियन कमा लेता है। ये फ्रॉड 400 ऐसे टीनेजर्स को धोखा देके किया गया था, जो कि इंटरव्यूज के बाद कोरिया की एक बहुत बड़ी कंपनी में सेलेक्ट हुए थे और उन्हें इंश्योरेंस के नाम पे पैसे डिपॉजिट करवाने का कहा जाता है, नहीं तो वो अपनी जॉब खो देंगे। इसे सब लोग खुशी खुशी इस ट्रैप में फंस जाते हैं। जिसके बाद दूसरे सेशन में वो लोग दूसरी सिक्योरिटी कंपनी को टारगेट करने वाले थे,
और अब उनका टारगेट था $15 मिलियन का। दूसरी तरफ हम जैंग को देखते हैं जिसने सोजुन का साथ देने का फैसला कर लिया था, इसलिए वो दरवाजा खोल देता है और सोजुन जल्दी से वहाँ से निकलता है ताकि वो उन लोगों के प्लान को नाकाम कर सके, लेकिन इससे पहले ही बहुत से लोग ट्रैप हो चुके थे। दूसरी तरफ कैंगचिल और गोंग करेंसी एक्सचेंज ऑफिस पहुंच जाते हैं और वहां मौजूद लोगों को ये प्रूफ देते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आए हैं, इसलिए वो लोग उन्हें वो पैसे दे देते हैं। लेकिन तभी असली लोग वहां आ जाते हैं जिसकी वजह से कैंगचिल और गोंग पकड़े जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो लोग उन्हें मारते तभी वहाँ पे पुलिस भी पहुंच जाती है और उन्हें बचा लेती है। जिसके बाद क्यूहो कैंगचिल से इंटेरोगेशन करता है और हमें पता चलता है कि पुलिस ने कैंगचिल को सोजोन के साथ एयरपोर्ट पे देखा था, इसलिए क्यूहो उसे कोऑपरेट करने का कहता है। दूसरी तरफ जियोन को खबर मिलती है कि उनका सारा पैसा पुलिस ने पकड़ लिया है। कुछ देर बाद उन्हें ये भी पता चल जाता है कि सोजुन मिसिंग है, लेकिन जल्द ही वो लोग सोजुन तक पहुंच जाते हैं, पर इस बार सोजुन उन्हें बड़ी आसानी से मार गिराता है और उनसे की लेकर वो जियोन के ऑफिस में एंटर हो जाता है जहाँ वो बिजली काट देता है, जिससे उन लोगों के स्कैमिंग ऑपरेशंस बंद हो जाते हैं। इसलिए गॉग चेक करने के लिए फौरन से अपने रूम से बाहर आता है। सोजुन जब ये देखता है तो वो फौरन से गॉग के रूम में पहुंच जाता है और गॉग का फोन ढूंढने लगता है ताकि वो हेल्प के लिए क्यूहो को मैसेज दे सके। लेकिन तभी गॉग वापस आ जाता है और उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है, इसलिए वो उसे मारने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे जान से मारता तभी वहाँ पे जियोन भी पहुंच जाता है और उसे गॉग का सेलफोन भी मिल जाता है, इसलिए वो गॉग को मारने लगता है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि गॉग कितने टाइम से उसे धोखा दे रहा था और किसी और के साथ मिलके काम कर रहा था। लेकिन तभी गॉग का साथी वहाँ आके उसे बचा लेता है और जियोन को मार डालता है। जिसके बाद गॉग सोजुन को ढूंढने के लिए सबको ऑर्डर देता है, लेकिन सोजुन वहाँ से बच के दूसरी जगह आ जाता है जहाँ उसका सामना जैंग से होता है, जो कि इस बार सोजुन को धोखा देता है, इसलिए उसे एलिवेटर शाफ्ट के थ्रू वहाँ से निकलना पड़ता है। वो रूफ टॉप पे पहुँच के कैंगचिल को मैसेज करने में तो कामयाब हो जाता है, लेकिन इतनी ही देर में गॉग भी वहाँ पहुँच जाता है और सोजुन को मारने लगता है। लेकिन तभी उसे हुआंग की कॉल आती है जो कि उससे कहता है कि वो हेडक्वार्टर की तरफ ही आ रहा है। ये सुनकर गॉग पैनिक हो जाता है क्योंकि उसने जियोन को मार डाला था, इसलिए वो सोजुन को उससे कोऑपरेट करने का कहता है ताकि वो ये सब कुछ अपने सर ले ले, जिस पर पहले तो सोजुन साफ साफ मना कर देता है। लेकिन गॉग जब उसे थ्रेटन करता है कि वो उसकी वाइफ को मार देगा तो उसके पास गॉग की बात मानने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं था। इसी दौरान हम क्यूहो को देखते हैं जिसे सोजुन का मैसेज मिल चुका था जिसमें हेडक्वार्टर का एड्रेस था, इसलिए क्यूहो और उसके साथी जल्द ही उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। इधर गॉग जो कि सोजुन को मारने ही वाला था, उसे पता चलता है कि पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है, जिसकी वजह से वो वहाँ से भागने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से बच निकलता, सोजुन वहाँ आके उसे रोक लेता है और उस पे अपनी गन तान लेता है। लेकिन तभी वहाँ पे क्यूहो भी पहुँच जाता है और सोजुन को रोक लेता है और इस तरह आखिरकार गॉग को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। कुछ दिन बाद पुलिस ये अनाउंस करती है कि उन्होंने स्कैमर्स को पकड़ लिया है और उनका शिकार होने वाले सभी विक्टिम्स को उनके पैसे वापस लौटा दिए हैं। इसी के साथ ही पुलिस लोगों को फ्यूचर में ज्यादा केयरफुल होने का कहती है और आने वाली किसी भी रैंडम कॉल पे विश्वास न करने का कहती है। काफी टाइम के बाद सोजुन वापस लौट आया था। वो हॉस्पिटल में अपनी वाइफ के पास आता है जो कि अभी अभी कोमा से बाहर आई थी। वो सोजुन को देख के काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। 3 महीने गुजर चुके थे और सोजुन ने अकेले जो काम कर दिखाया था उसके बदले उसे फिर से पुलिस में जॉब मिल जाती है। मूवी के लास्ट सीन में हम हुआंग को देखते हैं जो कि भाग के फिलिपाइन आ गया था। वो अपने नए राइट हैंड मैन जैंग के साथ मिलकर नए स्कैम की प्लानिंग करने लगता है और इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।